आज से चैप्टर नंबर 1 में अपन क्वेश्चन नंबर जो 3 है अभेद्य गुणनखंड विधि द्वारा जो पूर्णांक दे रखे हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने जो आ रहा है कि भी क्वेश्चन नंबर में 12 है, 15 है और 21 है, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना अभेद्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इनके अपन को अभेद्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके टुकड़े करते हैं। तो देखिए 12, 2 चिंग 12, 2 से क्या 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा, तो 2 के पावर 2 इंटू में क्या जाएगा 3। अगला देखो 15 के करते हैं, तो 15 के क्या होगा 3 इंटू में 5। और 21 के देखिए तो कितना होगा भाई 3 इंटू में 7। अब इन संख्याओं को अपन को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। तो पहले अपन एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किन संख्याओं का है 12, 15, 21। देखिए देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो भी उभयनिष्ठ संख्या आ रही है, जो तीनों पेयर के अंदर जो संख्या आ रही है उसकी मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो उन संख्या को भी अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जैसे देखो इसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसके अंदर तीनों के अंदर किसका पेयर बन रहा है कि 3 का पेयर बन रहा है, तो अपन इसके अंदर 3 नोट करेंगे। उसके बाद देखो गुणनखंड किसका नहीं बना, किसके टुकड़े नहीं बने, 2 का नहीं बन रहा है तो 5 का नहीं बन रहा है और 7 का नहीं बन रहा, तो इन तीनों को भी क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। लेकिन अपन इन सब का उभयनिष्ठ गुणनखंड बना सकते हैं। देखिए जैसे 3 का बन रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन 2 का नहीं बन रहा है क्योंकि 2 ऊपर वाले नंबर में आ रहा है, सेकंड वाले और थर्ड वाले नंबर में नहीं आ रहा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर 0 इंटू में 2 की पावर 0। अब देखिए 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बन गया। ठीक है, अब नंबर की बात करते हैं 5 के। 5 के भी उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाते हैं अपन। तो 5 देखो इस नंबर में आ रहा है लेकिन ऊपर वाले नंबर में और इस वाले नंबर में नहीं आ रहा है, तो 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाते हैं अपन। 5 की पावर 0 इधर और इधर भी आ जाएगा 5 की पावर 0। अब एक नंबर और बचा हुआ, देखो नंबर 7। 7 देखो इस वाले नंबर में आ रहा है लेकिन फर्स्ट नंबर वाले में, सेकंड नंबर वाले में 7 नहीं आ रहा, तो इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाएंगे। तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 0, मतलब कि किसी भी संख्या पे पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, जो अपने पिछली कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं बेसिक के अंदर, एचसीएफ और एलसीएम के अंदर। अब देखिए 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बन रहा है, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो भी उभयनिष्ठ संख्या आती है उसकी मैक्सिमम पावर अपन क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। वही संख्या कॉमन लेंगे। देखो 2 के अंदर देखो 2 का स्क्वायर 0 और 2 की पावर 0, तो मैक्सिमम पावर वाली संख्या क्या होगी 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2। 3 में देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। कल ही बताया था यदि जो उभयनिष्ठ संख्या हो उन पे पावर क्या हो, सेम सेम पावर हो, तो इसको अपन को एलसीएम में भी लिखना है और एचसीएम में भी लिखना है। अब देखिए तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एलसीएम में भी नोट करो, 3 की पावर 1 हो गया। 5 देखो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, तो मैक्सिमम पावर वाली संख्या क्या होगी अपने पास 5 की पावर 1 इंटू, अगला क्या बच गया अपने पास 7। तो 7 में देखो 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 और 7 की पावर क्या बच गई अपने पास 1। तो जिस पे पावर नहीं उसको अपन 1 मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सोल्व कीजिए, 2 तो नहीं 4, 3 इंटू में 5 इंटू में कितना हो गया 7। देखो 4 3 12, 5 इंटू में 7, तो 12 पंजे 60 और 6 7 42, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 420। अब देखिए इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ में क्या होगा, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं, उभयनिष्ठ जो संख्या जो आ रही है, जो इसमें तीनों का पेयर बन रहा है, तो इसके अंदर मिनिमम पावर वाली संख्या को अपन क्या करेंगे एचसीएफ में नोट करेंगे। तो देखो पहले 2 का लेते हैं, तो 2 के अंदर मिनिमम पावर वाली संख्या देखो क्या है भाई, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो मिनिमम पावर क्या होगी 2 की पावर 0 इंटू 3 में देखो 3 का पेयर तीनों में बन रहा है, तीनों में उभयनिष्ठ संख्या आ रही है, इस पे पावर तीनों में क्या आ रही है 1 आ रही है, तो मैंने बोला जिसकी पावर सेम हो तो उसको अपन एचसीएफ में फाइंड करते हैं, एलसीएम में भी अपन क्या करते हैं नोट करते हैं। तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 शामिल हो जाएगा। अब देखो 5 में देखो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, तो मिनिमम पावर वाली संख्या कौन सी है 5 की पावर 0 इंटू 7 में देखो 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1,
तो मिनिमम पावर वाली संख्या कौन सी होती है इसके अंदर? 7 की पावर 0। तो 7 की पावर 0 क्या करिए, नोट कर लिया। अब देखो 2 की पावर 0 का मान कितना क्या 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1 इंटू में 7 की पावर 0। किसी भी संख्या पर यदि पावर यदि 0 होता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। मल्टीप्लाई कीजिए इनको, तो 3 एकम 3। तो इन संख्याओं का एलसीएम तो आ गया 420 और एचसीएफ कितना आएगा? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17,23,29। अब इन संख्याओं के अपन इनको टुकड़ों के रूप में लिखते हैं। देखो 17, तो 17 के अपन टुकड़े करेंगे तो ये क्या संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। और ये संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें दो से ज्यादा कोई गुणनखंड ना हो, जो एक और स्वयं से क्या हो? विभाजित हो। तो 17 के अपन गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू में 17। 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, इसमें भी दो से अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो क्या बनेगा? 1 इंटू में 23। और 29 क्या हो गया? इसके भी, ये भी अभाज्य संख्या हो गई, इसमें भी दो से अधिक कोई गुणनखंड नहीं बनेगा, तो 1 इंटू में 29। ठीक है। अब देखो इनके गुणनखंड तो नहीं बन रहे, लेकिन इनके अंदर एक उपरिष्ट गुणनखंड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बेसिक में बताया था कि जिन संख्याओं में उपरिष्ट गुणनखंड 1 आता है तो वो से अभाज्य संख्या होती है, से अभाज्य संख्या होती है, और उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। देखिए को प्राइम नंबर होता है। अब इसका अपन क्या करते हैं? अपन एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम इसका 17,23, कितना हो गया? 29। ठीक है। अब एलसीएम देखो 1 तो आ रहा है। अब पेड़ बनाते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाते हैं। 17 है, इसमें नहीं है, तो इधर मैं क्या लिख दूं? 17 की पावर क्या होगी? 0। और इधर भी क्या आएगा? 17 की पावर 0। ठीक है। अब 23 का उभयनिष्ठ संख्या बनाते हैं। 23 सेकंड वाली संख्या में आ रहा है, फर्स्ट में नहीं आ रहा, थर्ड में नहीं आ रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 23 की पावर 0 और इंटू में 23 की पावर क्या हो गई? 0। अब कौन सा नंबर बचा अपने पास? 17 हो गया, 23 हो गया और 29। अब देखो 29 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, तो इसका उभयनिष्ठ बनाएंगे तो क्या बनेगा? 29 की पावर 0 और इंटू में क्या होगा? 29 की पावर क्या हो जाएगी? 0। अब एलसीएम में क्या होता है कि जो भी कॉमन उभयनिष्ठ संख्या जो आ रही है तीनों के अंदर, उसकी मैक्सिमम पावर अपन कॉमन लेते हैं। तो देखो 1 तो आ रहा है, कि 1 पे पावर क्या? सेम सेम है, और जब पावर भी सेम हो, संख्या भी सेम हो, तो उसको एचसीएफ और एलसीएम दोनों में फाइंड करते हैं। अब देखो 17 में देखो 0 0 और यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1, तो 17 आ जाएगा। 23 में देखो पावर 0 1 और 0, कितना आएगा? 23। और 29 में देखो 0 0 और 1, तो कितना आएगा? 29। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 17 23 7 21 1 9 3, 29 से करेंगे 9 9 81 9 30 27 35 2 2 2 7 9 3 13 11 33 9 11 33 9। ठीक है। अब इसका अपन एचसीएफ फाइंड करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था? एचसीएफ 17 23 29। देखिए भाई, जो अभाज्य संख्या होती है उनमें दो से अतिरिक्त गुणनखंड नहीं बनता है। जैसे देखो दो से अतिरिक्त क्या बनाता है? 1 इंटू 17 1 इंटू 23 1 इंटू 29। तो इनसे दो से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बन रहा है। प्लस में इनमें उभयनिष्ठ संख्या क्या आ रही है? इसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड के अंदर 1 आ रहा है, तो ये संख्या क्या होगी? से अभाज्य संख्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? इसके अंदर 1 आएगा। रीजन लिख सकते हैं, ये क्या है अपने पास? है सह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है। और ऐसे भी देखो नॉर्मल, देखो 1 तो कॉमन आ रहा है, पावर 1 आ रही है, तो इसको एलसीएम एचसीएफ में लिखेंगे तो 1 ही आ गया। अब देखो आगे 1 तो ये कर दिया। अब 17 में देखो 17 की पावर 1 17 की पावर 0 17 की पावर 0, इसकी मिनिमम पावर क्या आ रही है? 17 की पावर 0, तो 17 की पावर क्या लिख देंगे? 0। अगला देखो 23 की पावर 0 23 23 की पावर 0, तो मिनिमम पावर क्या होगी? 23 की पावर 0।
अब 29 में देखो पावर जीरो, जीरो और वन, मिनिमम क्या हो गया 29 की पावर जीरो। अब किसी भी संख्या में पावर वन होता है उसका मान कितना होता है, वन होता है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, वन। ठीक है, अगला देखिए, 8, 9, 25। देखिए 8 के टुकड़े करते हैं अपन तो क्या आएगा, 2 की पावर 3। 9 के करते हैं कितना आएगा, 3 की पावर स्क्वायर। और 25 पे करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर। अब इन दोनों संख्याओं का अपन एलसीएम निकालते हैं, तीनों का एलसीएम 8, 9, 25। अब देखिए ओबलिस्ट गुणनखंड नहीं आ रहा है, ठीक है, ओबलिस्ट गुणनखंड तो इनमें नहीं आता, तो पहले अपन इसका ओबलिस्ट संख्या का गुणनखंड बनाते हैं। तो देखो दो इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, 2 की पावर 0, इधर भी बढ़ेंगे 2 की पावर 0। अब 3 में देखो 3 का स्क्वायर इधर आ रहा है, तो इसका भी ओबलिस्ट संख्या बनाते हैं, तो क्या आएगा 3 की पावर 0, और यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर 0। 5 का स्क्वायर आ रहा है, 5 इधर नहीं आ रहा, तो 5 की पावर 0, और इधर भी क्या आएगा 5 की पावर 0। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो ओबलिस्ट संख्या जो आ रही है तीनों में, तो इसकी मैक्सिमम पावर होती है वो एलसीएम के अंदर नोट करते हैं। तो देखिए एलसीएम में पहले 2 के अंदर देखो क्यूब 0, 0, तो क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 में देखो 3 की पावर 0 स्क्वायर और 0, तो क्या आएगा 3 की पावर स्क्वायर। 5 में 0, 0, 0, मैक्सिमम पावर क्या होगी 5 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 8, 3 तरीका 9, 25, 25 × 200, 200 9, 9 दूनी 1800, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1800। अब अपन एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ इनका 8, 9 और 25। देखिए एचसीएफ में क्या होगा, जिसकी पावर मिनिमम होती है, जिसकी पावर क्या होगी मिनिमम ओबलिस्ट संख्याओं में, तो उसको नोट करते हैं। तो देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो मिनिमम पावर क्या होगी 2 की पावर 0। 9 में देखो 3 की पावर 0 स्क्वायर, 3 की पावर 0, मिनिमम पावर 3 की पावर 0। इंटू के अंदर देखो 5 की पावर 0, 0 स्क्वायर, क्या आएगा 5 की पावर 0। किसी भी संख्या में पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 1। अब जिसका एचसीएफ 1 आता है तो वो हमेशा संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य नहीं से अभाज्य संख्या, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, तो आप नोट कीजिए इनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है कि दो पूर्णांक है 306,657, उनका एचसीएफ 9 दे रखा है। अब उन्हीं दोनों पूर्णांक 306 और 657 का अपन को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि दो पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है उन पूर्णांकों का एचसीएफ और उन दोनों पूर्णांकों का एलसीएम के क्या होता है, बराबर है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पे है, तो देखो सोल्व करते हैं इसको। पहले अपन को क्या दे रखा है, एचसीएफ है 306,657, कितना दे रखा अपन को 9, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इन पूर्णांकों का क्या करना, अपन को एलसीएम फाइंड करना है। 306,657 ज्ञात करना, तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ। अब देखो दोनों पूर्णांक कौन कौन से अपने पास, 306 इंटू में कितना हो गया 657। ठीक है, अब दोनों पूर्णांकों का एलसीएम, एलसीएम कौन से दो पूर्णांक है अपने पास एलसीएम में, 306 कोमा क्या हो गया 657 इंटू एचसीएफ में देखो इनका एचसीएफ अपन को ऑलरेडी अपन को दे रखा है, एचसीएफ कितना अपने पास 9 है। ठीक है, अपन को एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम के साथ ये 9 क्या अपनी मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा कितना आ जाएगा डिवाइड में, तो डायरेक्ट में भेज देता हूँ इसको। 306 इंटू में 657 बराबर क्या आएगा, एलसीएम 306
657। तो ये 9 मल्टीप्लाई में था, तो ये चला गया यहाँ पर डिवाइड में। तो 9 से काटो, 9 27, 27 और 9 चौक 36। 657 को मल्टीप्लाई करो, 5 बटे लगे 2, 5 22, 26, 24, 26, 7 21, 5 9 17, 17, 8 3 3 12, तो 22 33 8। तो अपन लिख सकते हैं एलसीएम इनका 306,657 बराबर क्या था कि 34 को मल्टीप्लाई करना था 657 से, कितना आएगा 22 33 8। तो इन पूर्णांकों का क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखो अगला जो क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर अपन को प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अपन को क्या करनी है, जांच करना है। देखो कोई भी जो संख्या होती है वो 0 पर समाप्त होना चाहती है तो क्या होगा इसके अंदर, वो 10 से विभाजित होगी। तो 0 पे जब समाप्त होना चाहती है, इसका इकाई का अंक क्या है 0 आ रहा है, तो इसके अंदर 10 से भाग जाएगा। अब मैं 10 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, भाई 10 के अपन टुकड़े करते हैं तो क्या आता है 10 के 2 इंटू में 5। तो कहने की बात है यदि कोई संख्या है, कोई प्राकृत संख्या है, यदि इसको 0 पर समाप्त होना है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 का रूप होना अनिवार्य है। अब लेकिन अपने पास संख्या क्या दे दी 6 की पावर n है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं, जांच करते हैं। तो देखिए हाँ देखो, यदि क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5वां, यदि कोई संख्या कोई संख्या 0 पर समाप्त 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 का होना अनिवार्य है। 2 इंटू 5 का होना क्या है अनिवार्य है। ठीक है भाई, कोई भी संख्या को यदि 0 पर समाप्त होना है तो अपन को पता है कि 0 पे कोई संख्या या जिसका होना अनिवार्य है, मतलब कि किसी भी संख्या का यदि इकाई का यदि 0 आएगा तो वो हमेशा वो किसी भी विभाजित होगी 10 से होगी। अब मैं 10 के यदि अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो क्या आता है 2 इंटू में 5। तो मतलब कहना है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 का रूप होना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, मतलब 2 और 5 आना चाहिए कंपलसरी है। पर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आने दो, लेकिन उसके अंदर यदि 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है तो वो संख्या हमेशा क्या होगी 0 पे समाप्त होगी। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6 की पावर n, तो 6 की पावर n बराबर क्या हो गया 2 इंटू में 3, इसकी पावर क्या होगी n। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ रहा है 6 की पावर n बराबर 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। हाँ आगे देखो, पावर n के अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों में केवल केवल 2 व 3 है। इसमें अभाज्य संख्या इसमें अभाज्य संख्या 5 नहीं है। अंकगणित अंकगणित आधारभूत प्रमेय के
अनुसार अनुसार होगा। ये गुणनखंड ये गुणनखंड क्या होगा? अद्वितीय होगा। पहले नोट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं। गुणनखंड अद्वितीय है, अद्वितीय है। इसलिए इसलिए ऐसी कोई प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझते हैं, पहले नोट कर लिया मैंने। अब देखो इसके अंदर, देखो 6 की पावर n पहले अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 × 5 का रूप होना अनिवार्य है। अब देखो 6 की पावर n तो 2 को इसके अंदर 6 के अंदर इसके अभाज्य गुणनखंड की है, तो इसमें क्या रूप आया? 2 × 3। तो इसके अंदर 6 की पावर n के अंदर अभाज्य गुणनखंड के अंदर केवल 2 और 3 आ रहे हैं, लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है। देखो अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या होती है भाई? किसी भी संख्या का जो गुणनखंड है होने के बाद या उसके टुकड़े होने के बाद उसको कभी बदला नहीं जा सकता है। जैसे छह के अपना अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 × 3। तो इसको अपन कभी बदल नहीं सकते हैं, केवल जो उसका क्रम होगा तो उस क्रम को अपन आगे पीछे कर सकते हैं। भाई 2 × 3 है और 3 × 2 को क्या कर सकते हैं? 2 × 3, तो 2 × 3 को अपन क्या कर सकते हैं? 3 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन उन संख्याओं को कभी भी अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये परिमेय होती है। तो इसलिए ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक के 0 पर समाप्त हो। मतलब कि अब 6 पे कितने भी पावर लगा दो, चाहे 2 लगाओ, चाहे 3 लगाओ, चाहे 4 लगाओ, आप सोल्व करोगे ना तो उसमें इकाई का अंक कभी 0 नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो अवयवी गुणनखंड के अंदर 2 × 5 का रूप होना जरूरी है। देखो 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा? 3 नहीं आ रहा है। तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बताया गया है कि अपन के पास ये संख्या दे रखी है और ये संख्या दे रखी है, वो संख्या क्या होती है? भाज्य क्यों है? तो भाज्य संख्या होने का एक ही रीजन होता है कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अतिरिक्त या 2 से ज्यादा क्या हो? गुणनखंड हो, तो संख्या क्या क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। और इसके ऑपोजिट अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके अंदर केवल 2 ही गुणनखंड बनते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं बनते हैं, तो वो होती है अभाज्य संख्या। और 2 से ज्यादा जिसके गुणनखंड बनते हैं तो वो संख्या क्या होती है अपने पास? भाज्य संख्या। देखिए ये मैंने पहले ही नोट कर लिया कि भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या होती है जिनके 2 से अतिरिक्त क्या हो? गुणनखंड हो। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे अपन को पास पहले क्या दे रखा है? 7 × 11 × 13 प्लस में 13। अब देखो इनमें से अपन कॉमन लेते हैं, क्या 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को अपन ने कॉमन लिया तो कितने बचे? 7 × 11, 13 बार आ गया। इधर से 13 बार लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास? 1। तो देखो क्या सकते हैं? 77 प्लस में 1, तो क्या बचा अपने पास? 11 × में क्या बच गया? 11 × में 78। ठीक है, तो मतलब ये जो भी संख्या है तो एक तो स्वयं से विभाजित हो रही है और साथ में क्या होगी? वो 13 से विभाजित होगी और 78 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो इस संख्या के 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है, तो ये संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। हाँ देखिए मैं नोट करता हूँ। अब इस संख्या में एक और स्वयं स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। इसलिए
यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या। बता दिया मैंने आपको पहले ही कि भी दो से ज्यादा इसके गुणनखंड हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। अब देखिए ये संख्या अपने पास, इसमें एक और स्वयं तो अलावा एक और स्वयं एक से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी, इसके अलावा अपने पास क्या है 13 है और क्या 78 है, ये भी इसके क्या गुणनखंड है, तो इसलिए एक से, इसलिए एक की क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट अपने पास कौन सी संख्या दे रखी है, देखो 7 इंटू में, 6 इंटू में, 5 इंटू में, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में, 1 प्लस में 5। अब देखो अपन 5 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 7 इंटू में, 6 इंटू में, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में, 1 और प्लस में क्या आएगा अपने पास 1। सोल्व करो देखो, तीनों ने 6, 6 चौक 24, 24 को करेंगे 42 से, 24 दूनी 48, 24 चौक 76, 8 10 8, 24 24 दूनी 48 और 4 चौक 16, 24 चौक 96, 9 8 10 10, कितना आएगा 1008, 1008 फिर प्लस में 1, तो क्या आएगा 5 इंटू में क्या आ गया 1009। अब ये भी देखो संख्या, देखो ये संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो रही है, उसके अलावा अपने पास अलग और गुणनखंड क्या आ गए 5 हो गए और क्या हो गए 1009 आ गए। तो इस संख्या में भी एक से अधिक इनके गुणनखंड है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। ये सेम लैंग्वेज इसके अंदर आपको नोट करनी है। देखो इसके अंदर क्या है, इस संख्या में, इस संख्या में एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड, अन्य गुणनखंड क्या अपने पास 5,1009 भी है, भी है। इसलिए यह एक, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक चक्कर, चारों एक वर्ताकार पर्त है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सान्या को 18 मिनट लगते हैं और उसी मैदान में एक चक्कर लगाने के लिए रवि को क्या लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। तो वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना आरंभ करने करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो जब दोनों प्रारंभिक स्थान पर और अपने न्यूनतम समय निकालने के लिए एक ही स्थान पे मिलेंगे, तब अपन को अपन क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो पहले नोट करते हैं फिर आपको समझाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारे पास 7। हाँ, दोनों दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलने का, मिलने का न्यूनतम, न्यूनतम समय, न्यूनतम समय ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, तो भाई इसका न्यूनतम समय ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 18 वे 12 का अपन को क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, 18 वे 12 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो जब दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलने मिलेंगे
तो इनका न्यूनतम समय अपन को ज्ञात करना है। तो इनको ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो दो नंबर अपन को दे सके, इनका जो समय दे रखा है 18 मिनट और 12 मिनट, तो इनका अपन को क्या करना, अपन को एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो 18 के करते हैं अपन पहले टुकड़े, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 12 के करते हैं तो 2 का स्क्वायर इंटू में 3। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 18,12। तो देखो एलसीएम क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड के अंदर क्या करेंगे अपन, इसकी जिसकी पावर मैक्सिमम हो उसको अपन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या, मैक्सिमम पावर वाले को अपन लेंगे। तो देखो 2 की पावर 1 और 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और 3 में देखो 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 1, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 तरीका 9। तो वे 36 मिनट बाद है, वे 36 मिनट बाद दोनों अपने पारंपरिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये अपनी जो क्लास है चैप्टर 1.1 है जो समाप्त होता है, और अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसके अंदर अपन बताएंगे कि कुछ अभाज्य संख्या है वह अपरिमेय संख्या क्यों है। तो तैयार रहिए, चैनल से जुड़े रहिए।